सो हम एप्लीकेशन देखेंगे इसके, और जब हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉडी होगी, अलग अलग शेप की बॉडी होगी, तो इनके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। सो हम बात कर रहे हैं जब बॉडी के सेंटर से मेरा एक्सिस पास हो। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे रॉड का। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रॉड, लेट्स से द टोटल लेंथ is L, and if we say this rod is uniform, so it is easy to figure out its center of mass. So exactly इसके बीच में कहीं पे होना चाहिए ये। Let's say this is my center of mass, जो exactly इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में यहाँ पे होगा। और अगर यहाँ से एक एक्सिस पास हो रहा है, something like this, और इस एक्सिस के अराउंड मेरा रॉड ऐसे घूम रहा है। सो माई टोटल लेंथ इज L, लेट्स से द मास ऑफ द रॉड इज M। सो अगर मेरे पास एक रॉड है और उस रॉड जो प्लेन में रॉड रखा है हमने, उससे परपेंडिकुलर एक एक्सिस निकल रहा है और एग्जैक्टली इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से निकल रहा है, लेट्स से दिस इज C। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो इस केस के लिए मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए रॉड के लिए, दैट विल बी mL² बाई 12। ये फॉर्मूला हमको याद रख लेना है, क्योंकि जब भी रॉड वाला केस आया हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और नॉट जस्ट रॉड, हमको और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, स्पीयर देखना है, डिश देखना है, रिंग देखना है, तो हम सारा यहाँ पे एक एक करके देखते जाएंगे और मेंशन करते जाएंगे। सो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर देखा है, दैट इज रॉड। Let's say this is the axis. So for this case, this is my rotation, direction of rotation. I will be equal to ml square by 12. So अगर मुझे रॉड वाला केस दिया जाता है और एक्सिस इस तरीके से पास हो रही है, यानी वो जिस भी प्लेन में रखा है उससे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू mL² बाई 12। सो इन केस इस रॉड में मुझे कहीं और किसी और एक्सिस के लिए भी फिगर आउट करना है। मान लो एक्सिस अगर इससे एग्जैक्टली पैरेलल है, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था मेरा, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH²। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं इस केस में हमने जो पॉइंट कंसिडर किया है, लेट्स से वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, दैट इज एक्सिस और मेरे रॉड का जो एड्ज है उन दोनों के बीच में है। दैट मीन्स मेरा एक्सिस यहाँ से ऐसे पास होगा। सो इसके लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे इसके लिए पता होना चाहिए सेंटर से पास होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा हमने, राइट। M मास ऑफ रॉड, H डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिसेस। तो इस केस के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं, अगर मेरा पूरा लेंथ L है, विच मीन्स हाफ ऑफ दैट विल बी L बाई 2 एंड 1/4 ऑफ दैट विल बी L बाई 4। सो अगर इस केस के लिए मुझे निकालना है तो मेरा I0 कितना होना चाहिए, I0 विल बी IC फॉर दिस केस इज mL² बाई 12 प्लस मास इनटू H²। for this case H is L by 4, the whole square of this। so आप पूरा एक साथ लिखोगे तो आपको I0 कितना मिलेगा, I0 मिलेगा mL² by 12 प्लस mL² by 16। आप चाहो तो m और L² कॉमन ले सकते हो। ये पर्टिकुलरली इस केस के लिए, अगर आपके पॉइंट अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके H का वैल्यू चेंज होते रहेगा। ये H हमने एग्जैक्टली बीच में लिया, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करके किसी भी एक्सिस के लिए निकाल सकते हो जो कि इससे पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ पहला वाला सेंटर ऑफ मास वाले केसेस ही यहाँ पे लिखेंगे। सो ये हो गया मेरा रॉड। रॉड के बाद हमको सेकंड लेना है डिस्क। सो लेट्स से देयर इज अ डिस्क, और ये डिस्क का जो भी सेंटर है, इसके डिस्क जिस भी प्लेन में उससे परपेंडिकुलर प्लेन पर अगर एक्सिस निकल रहे हैं
सो लेट्स से दिस इज माई रेडियस फॉर द डिस्क, राइट। इस केस के लिए एक और केस दे सकते हैं जब हमारा वो डायमीटर से पास हो, बट पहले इसके लिए देखते हैं अगर ऐसा केस होता है। सो मेरे डिस्क के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेंगे, डिस्क समथिंग लाइक दिस, ये अंदर से पास हो रहा है। सो फॉर दिस केस माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंस ये सेंटर से पास हो रहा है तो इसको भी आई से लिख सकता हूँ मैं, विल बी हाफ एम आर स्क्वायर, वेर आर इज रेडियस फॉर दिस डिस्क। सो दिस विल बी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर। सो दो हो गए रॉड एंड डिस्क। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्पीयर के लिए। सो स्पीयर के केस में जैसे डिस्क में हमने देखा कि दूसरी जगह से पास होने के चांसेस हैं, स्पीयर में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम किसके लिए लिखे थे, जब भी आपका सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होगा। तो अगर आप स्पीयर का केस देखो, अगर आप एक सेंटर लेते हो और आपका एक्सिस अगर सेंटर से पास होता है, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे स्ट्रेट हो या किसी और जगह से हो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिलेगा। बिकॉज आप अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज भी करते हो विदाउट चेंजिंग विद द फैक्ट दैट सेंटर ऑफ मास से आपका एक्सिस पास हो रहा है, तो ओरिएंटेशन चेंज करने पे भी आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो डिस्क के केस में, अगर डिस्क में आप सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हो, लेट से सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पे अंदर है, बराबर, ये सरफेस के ऊपर नहीं, थोड़ा सा अंदर होगा, तो जो भी सेंटर ऑफ मास है वहाँ से आपका एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, तो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन काफी अलग होगा ना, बराबर। बट अगर उसी डिस्क से अब इसका जो भी सेंटर ऑफ मास है उससे अगर आप ऐसे पास करो सेंटर ऑफ मास से होते हुए, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन काफी चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप साइड से देखो तो एग्जैक्टली इसके अंदर से ऐसे पास होता है, तो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन काफी चेंज हो जाएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी चेंज हो जाएगा। तो डिस्क के केस में ऐसा होगा, इवन रॉड के केस में ऐसा होगा। ये भी साइड से देख रहे हो तुमको रॉड दिख रहा है, बट आप इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, हल्का सा ऊपर से देखोगे तो आपको समझेगा कि हम डिस्क की बात कर रहे हैं, राइट। और आपका एक्सिस कैसे पास हो रहा है, ऐसे डायमेट्रिकली। सो रॉड और डिस्क के केस में आपको दो अलग अलग केसेस मिलेंगे। अगर आप सेंटर ऑफ मास से, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बट दोनों के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग मिलेगा। बट दैट इज नॉट द केस फॉर द स्पीयर। द रीजन फॉर दैट इज मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका चेंज होगा ही नहीं। अगर आप इस एक्सिस को यहाँ से ऐसे ही पास कर देते हो, लेट्स से आपका सेंटर है, यहाँ से ऐसे भी पास कर देते हो, तो भी आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ खास चेंज नहीं होगा। जितना मास ये साइड है, इतना मास ये साइड है, सेम रहेगा, क्योंकि स्पीयर है तो सभी जगह वो इवनली स्प्रेड रहेगा। सो माई नेक्स्ट केस इज स्पीयर। सो अगर स्पीयर के सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमको लिखना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो फॉर दिस केस माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/5 mr², वेर इट इज ऑब्वियस m मेरा क्या होगा, स्पीयर का मास, r विल बी रेडियस फॉर द स्पीयर। सो फॉर दिस moment of inertia will be 2/5 mr². So rod, disc, sphere. Next will be cylinder. So next हमको देखना है सिलेंडर के लिए। सिलेंडर के लिए भी दो केसेस पॉसिबल है कि आप एक्सिस कहाँ से पास कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, हम सेंटर ऑफ मास से ही पास करेंगे, पर हम सिलेंडर से, लेट्स से ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसके एग्जैक्टली सेंटर से ऐसे एक्सिस पास करें। दूसरा केस क्या पॉसिबल है, इसी एक्सिस को हम ऐसे भी ले सकते हैं,
तो एक एक करके दोनों देख लेते हैं सिलेंडर के लिए। सो नेक्स्ट इज सिलेंडर। सो इसके अंदर दो केस आएंगे हमारे। सो पहले को हम देते हैं ए नाम। ओके, सो फर्स्ट केस विच विल बी कंसिडरिंग इज जब आपका सिलेंडर यहाँ पर है, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज हाउ द एक्सिस इज पासिंग, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर लेंथ वाइज देखो सिलेंडर का, तो लेंथ वाइज ये उससे परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस एक्सिस को ऐसे लेता हूँ तो वो लेंथ के अलॉन्ग रहेगा, यानी फिलहाल तो सिलेंडर के लेंथ से परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए? So for this case, my moment of inertia will be mr square by 4 plus ml square by 12। तो ये पीछे प्लस की और दो अलग अलग टर्म में लिखा, हम साथ में ऐड भी कर सकते हैं उसको। बट द थिंग इज, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो मुझे ये y और y डैश ये एक्सिस भी कंसिडर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ x और x डैश ये एक्सिस भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो टोटल मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, अगर मेरा सिलेंडर ऐसे रोटेट करता है, तो ये होगा mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। वेर इट इज ऑब्वियस कि आपका r क्या होगा? r विल बी रेडियस फॉर दिस पार्ट, ये सिलेंडर का ये जो फेस होगा उसका रेडियस, एंड l विल बी लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। सो फॉर ट्रांसवर्स केस यानी कौन सा हो गया? इसका जो ज्योमेट्रिक एक्सिस, ये सेंटर से ये जो पास हो रहा है इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक एक्सिस, उससे परपेंडिकुलर जब होगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये वाला केस। जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होगा, so for that case your moment of inertia will be mr square by 4 plus ml square by 12। सिलेंडर के अंदर एक और केस है, ये हमने ट्रांसवर्स के लिए देखा। दूसरा केस हम देखेंगे दिस इज फॉर ट्रांसवर्स एक्सिस। नेक्स्ट वन विल बी फॉर ज्योमेट्रिक एक्सिस। सो ज्योमेट्रिक एक्सिस क्या हो गया? अगर इसी सिलेंडर से आप अगर एक्सिस ऐसे पास करते हो, यानी कि इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं डायग्राम को। सो सेम सिलेंडर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, डिफरेंस में इतना है, इस बार इसके ज्योमेट्रिक एक्सिस से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा। ज्योमेट्रिक एक्सिस यानी जो एग्जैक्टली आपका जो ये फेस है इसके सेंटर से पास होना चाहिए। सो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है, और इस केस के लिए मेरा एक्सिस यहाँ से पास होगा। सो इसको हम कौन सा केस बोलेंगे? दिस इज अलोंग इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस। द प्रीवियस वन वाज परपेंडिकुलर टू इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। सो इस केस के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? इस केस के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये आपको अगर देखा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि ये सिमिलर है मेरा डिस्क से, और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो डिस्क और सिलेंडर में कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप नोटिस करो तो अगर आप डिस्क को एक्सटेंड करते हो तो एक्सटेंशन से आपको सिलेंडर ही मिलेगा। अभी देखते हैं थोड़ी देर में कैसे। सो दिस केस is when my axis is passing along its geometric axis like this. So my moment of inertia for this case will be mr square by 2। okay, so जिन डिस्क की एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा था, अगर मैं इसको डिस्क से कंपेयर करूं, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर एक डिस्क बनाते हैं। ये मेरे डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये मेरा डिस्क है, ये मेरा सिलेंडर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इस केस के लिए आपका एक्सिस ऐसे पास होगा, अगर ये डिस्क का मैं थिकनेस बढ़ा दूँ बहुत ज़्यादा,
तो ये मेरा सिलेंडर बन जाएगा। तो दोनों ही केस के लिए मुझे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, यानी डिस्क के लिए भी उतना ही है और आपका सिलेंडर जब आपका ज्योमेट्रिक एक्सिस से आपका एक्सिस पास हो रहा होगा, दोनों के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिल रहा है। सो हमने कवर किया रॉड, डिस्क, स्पीयर और सिलेंडर के अंदर 2 टाइप। अभी हमको देखना है रिंग। तो विद इन रिंग इटसेल्फ देयर आर 4 डिफरेंट केसेस, तो हम एक एक करके सारे देखेंगे। रिंग के अंदर हमको 4 केसेस देखने हैं, एक एक करके सारे देखेंगे हम। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से और बाकी की 3 हम डिराइव करेंगे। सो माय फर्स्ट केस इज, जब एक रिंग के सेंटर से, अभी रिंग है यानी ये वाला पार्ट उसका सॉलिड है पूरा, ये पूरा पार्ट एम्प्टी है, बट फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास तो रिंग के बाहर, यानी यहाँ पे रिंग के सेंटर में यहीं पे आएगा, राइट। सो अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये जिस भी प्लेन में हमने रिंग को रखा है उस प्लेन से परपेंडिकुलर जो आपका एक्सिस होगा, ये उसका रोटेशन का डायरेक्शन। तो पहले हम इसके लिए निकालेंगे, यानी अगर आप डायमीटर वाइज देखो जिस भी प्लेन में हमने इसको रखा हुआ है उससे परपेंडिकुलर एग्जैक्टली ऐसे निकलेगा। सो दिस एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज माय रिंग, दिस इज द प्लेन जिसमें मैंने इस रिंग को रखा है, वो आप देख सकते हो इसको। अब ये कौन सा केस है, जब आप जिस भी प्लेन में इसको रखोगे उसके परपेंडिकुलर फिर उसके सेंटर से एग्जैक्टली ये एक्सिस पास होगा। लेट्स से ये हमारा एक्सिस है, इट मीन्स ये एक्सिस के अराउंड ये ऐसे घूम रहा है, जैसे हुलाप घूमता है किसी के आसपास, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। तो पहले हम इस केस के लिए निकालेंगे। सो फॉर दिस केस, पहले केस के लिए मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I is equal to mr square. So I is equal to mr square. So my first case is when we have a ring. अब इसको मैं 3 डायमेंशनली बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसी रिंग बना दिया मैंने, उसको ज़्यादा विड्थ नहीं दे रहा मैं। सो पहला केस कौन सा देखेंगे, जब आपके सेंटर ऑफ मास से आपका एक्सिस पास हो और रिंग जो भी प्लेन में रखा है उस प्लेन से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, यानी ये वाला केस। सो हमारा फर्स्ट केस ये है, एंड फॉर दिस केस I is equal to mr square। इसको मैं IC लिखता हूँ जस्ट बिकॉज वो सेंटर से पास हो रहा है, तो मैं उसको IC से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नाउ माई सेकेंड केस, सेकेंड केस के लिए भी रिंग ही होगा, पर अब आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर नहीं होगा, यानी कि ये जो मेरा रिंग है, अब सेंटर से हमारा जो रिंग का एक्सिस पास हो रहा था, लेट्स से ये हमारा सेंटर C, ये मेरा एक्सिस पहले यहाँ से पास हो रहा था। अब हम जो एक्सिस लेंगे वो मेरे रिंग से टेंजेंट होगा। टेंजेंट किसको बोलते हैं हम, टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है, जब कोई चीज सर्कल को जस्ट टच करते हुए निकलती किसी पॉइंट को तो उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा जो एक्सिस होगा इस केस में मेरे रिंग को टच करते हुए निकलेगा ऐसे, बट ये पैरेलल होगा किससे, हमारा जो पहले वाला केस था उससे, यानी कि ये मेरा रिंग, ये मेरा प्रीवियस एक्सिस और ये उससे पैरेलल मेरा टेंजेंट, जिसके लिए मुझे निकालना है। अब ये वाला है नहीं, ये पहले था, बट ये रेफरेंस के लिए हमने बनाया। तो ये सेंटर था और ये यहाँ पे टच हो रहा है कहीं पर, ठीक है। अब इसके लिए हमको डिराइव करना पड़ेगा, एक बार देख लेते किसकी बात करें। वापस ये हमारा रिंग आ गया रेफरेंस के लिए। सो पहले हमारा जो केस था उसमें क्या था, रिंग से एक्सिस इधर से पास हो रहा था, रिंग इसके आसपास ऐसे घूम रहा था। इस केस में ये मेरे सर्कल से टेंजेंट है, विच मीन्स बाहर से पास हो रहा है, और अब मेरा सर्कल इसके आसपास ऐसे घूमेगा, गेटिंग। सो ये अलग केस है, बट ये कहीं ना कहीं पहले वाले एक्सिस से है तो पैरेलल, पहले अंदर था, सेंटर से पास हो रहा था, अब सब कुछ वहीं पर सिर्फ टेंजेंट से निकल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूँ? डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बार अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मुझे किसी एक एक्सिस के लिए निकालना, ये होगा मेरा IC जो कि सेंटर पे था, इसको हम IC से यहाँ पे रेफर करेंगे। और जो एक्सिस के लिए मुझे निकालना है, ये तो पहले अंदर था, यानी इसके टेंजेंट वाले एक्सिस के लिए, इसको हम बोल सकते हैं I0 जो हमको फाइंड करना है। तो ये हम डिराइव करते हैं। फॉर्मूला क्या था मेरा, ये तो मुझे पता है कि IC के लिए
मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, ये हम यूज करेंगे। ओके, सो व्हाट आई नीड इज आई नॉट, यानी कि यहां से एक्सिस होगा तो कितना होगा, तो फॉर्मूला मेरे पास बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। यहाँ पर m क्या होता है, m होता है रिंग का मास। सो हम अज्यूम करते हैं कि रिंग का जो भी मास है उसको हम कैपिटल M ले लेते हैं। आई सी, जब सेंटर से एक्सिस पास होगा तब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस केस के लिए कितना होगा, दिस विल बी एम आर स्क्वायर। ये भी है मेरे पास। अब एक चीज बच गया h, तो h क्या होता है, h इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिसेस which are parallel. So for this case the value of h can be taken as r, because एक tangent और एक center है तो इन दोनों के बीच का distance obvious सी बात है इसका radius होगा, right? So I can say that h is equal to r for this case. Using all these terms, अगर मैं इसको parallel axis theorem के अंदर put करूँ, so we can get that I naught इज इक्वल टू आई सी। आई सी कितना लेंगे हम, आई सी इज एम आर स्क्वायर प्लस एम। एच कितना लेंगे, एच की जगह हम लेंगे आर। अब देखो सिंस दोनों आर से मैंने दोनों कैपिटल आर ही रखा है, क्योंकि दोनों केस में आर मतलब हम रिंग के रेडियस की बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी अगेन एम आर स्क्वायर विच मीन्स आई नॉट विल बी इक्वल टू 2 mr स्क्वायर। सो इस केस के लिए मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा दैट विल बी ट्वाइस एम आर स्क्वायर। सो इसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आई फॉर दिस केस विल बी 2 times एम आर स्क्वायर। राइट, जैसे आपको दिख रहा है कि देखो अगर हमने एक्सिस चेंज किया तो इसका देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन काफी चेंज हो गया ना। अभी एक्सिस से काफी दूर पार्टिकल्स है तो रिंग आपका काफी अलग तरीके से घूमेगा उसके आसपास, जिसकी वजह से मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। इसी एक्सिस को आप सेंटर पर ले लोगे, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा आधा हो जाता है। तो दो केसेस, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हमको थर्ड और फोर्थ केसेस देखना है। अब हमारे रिंग का एक्सिस थोड़ा सा अलग होगा। अब तक हमारे प्लेन से मेरा एक्सिस क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था, पर अब हम प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे, इनफैक्ट प्लेन से पैरेलल रखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं डायमीटर के थ्रू पास करेंगे। चलो एक नया रिंग ही बना देते हैं। सो लेट्स से दिस इज माय रिंग। Something like this. In previous case we were passing the axis from center of mass but perpendicular to the plane in which ring is placed. इस केस में ऐसा नहीं करेंगे। जिस भी प्लेन में आपने रिंग को रखा हुआ है हम उसी प्लेन में एक्सिस को भी रखेंगे, but still it is passing from center of mass which means I can say this as IC। IC से हम चाहे तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग व्हेन एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अब ये कौन सा केस हो गया हमारा, पहले दो केसेस कौन से देखे हमने, जब रिंग के सेंटर से एक्सिस पास हो रहा था, टेंजेंट से पास हो रहा था। अब हम कहाँ से पास कर रहे हैं, अभी भी सेंटर से ही पास कर रहे हैं, बट ये प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं। प्लेन क्या है, देखो ये रिंग का प्लेन है, अगर मैं टिल्ट करूँ तो आपको दिखे दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब हम उसको प्लेन के पैरेलल रखेंगे, विच मीन्स इफ दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास, विच मीन्स मेरा एक्सिस कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब मेरे डायमीटर से पास होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप उसको कौन सी ओरिएंटेशन में रखते हो, आप उसको कहीं पे भी रख लो, वो हमेशा डायमीटर से ही पास होगा और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेम रहेगा। आप उसको किसी भी एंगल पे रख लो। सो इस केस में हमको क्या करना है, डायमीटर के थ्रू रिंग को पास करना है। सो इसको मैं आई डी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्यों, जस्ट बिकॉज वो डायमीटर से पास हो रहा है। आई से लिखो, आई डी लिखो, मैं आई डी से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा सेंटर, ये मेरा एक्सिस, ये मेरे रोटेशन का डायरेक्शन। अब मुझे इसके लिए निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई डी। आई डी कैसे निकालनी है हमको, इसके लिए क्या पता है, हमको इसके लिए पता है कि ये प्लेन से जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसको मैं आई सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, या फिर चलो इसको मैं लिखता हूँ फिलहाल आई पाई, ठीक है। ये है मेरा आई डी। क्या ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ऑब्वियस सी बात है होंगे, क्योंकि ये मेरा प्लेन में है, ये प्लेन से परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा एक्सिस भी बना दूं कुछ ऐसा,
जो इससे परपेंडिकुलर हो। तो 3 एक्सिस है मेरे पास, लेट्स नेम देम आई एक्स, आई वाई एंड आई जेड, ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये मुझे पता है, हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला इसको, ये मुझे नहीं पता है ना, ये मुझे पता है, बट जैसे कि हमने देखा इसका अगर हम प्लेन चेंज करें और वर्टिकल प्लेन में लेके आए तो मेरा आई एक्स और आई वाई ये दोनों जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, सॉरी आई एक्स और आई जेड लिया हमने इस केस के लिए, ये जो दोनों एक्सिस होंगे ये भी तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, बट स्टिल दे बोथ आर पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड दे बोथ आर अलोंग द डायमीटर। तो जैसे कि मैंने बोला मास डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ खास चेंज नहीं होगा कि आप एक्सिस ऐसे पास करो या ऐसे पास करो, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा सिंस इट इज अ सर्कल, which means both of them will be having same moment of inertia. So I can represent Iy is equal to Ix is equal to Iz is equal to Id, which means कि आपके डायमीटर से एक्सिस चाहे कैसे ही पास हो, तो देखो हमारे 3 एक्सिस कौन से हैं, पहला जो ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, जो इस केस के लिए हमने कौन सा लिया है Ix, दूसरा जो इससे परपेंडिकुलर है, प्लेन चेंज कर रहा हूं मैं, इससे परपेंडिकुलर है यानी एग्जैक्टली ऐसा, इसको हमने क्या लिया है आई जेड, और तीसरा जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, इसके सेंटर से निकल रहा है, जिसको हमने यहाँ पे लिया है आई वाई। गेटिंग? तो यहाँ पे जो मेरे दोनों हैं एक और दो, ये दोनों तो कहीं ना कहीं डायमीटर से पास हो रहे हैं, विच मीन्स ये दोनों सेम रहेंगे। सो क्या मैं इन दोनों को आई डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको फिगर आउट करना है आई डी, फिर चाहे मैं ये निकालूँ ये निकालूँ, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वाज आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस एक्स। सो आपका जो भी एक्सिस जो प्लेन से परपेंडिकुलर है और नीचे जो प्लेन बन रहा है, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐड करो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, हमने वहाँ पे आई जेड आई वाई एक्स लिया था, इस केस के लिए ये मेरा होना चाहिए जो ऊपर प्लेन से परपेंडिकुलर, मैंने इसको आई वाई लिया है, ठीक है, बाकी दोनों को मैंने लिया है आई एक्स प्लस आई जेड। ये रेफरेंसेस चेंज होंगे डिपेंडिंग आप कौन से प्लेन में हो। अगर आपने ये पूरा प्लेन लिया होता तो ये उससे परपेंडिकुलर होता, राइट। तो इस केस के लिए हम ये यूज करेंगे आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। आई वाई यानी यहां पर, तो क्या मैं इसको आई सी बोल सकता हूं? सेंटर से पास हो रहा है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है वैसे, पर सिंस मैंने इसको यहां पर आई सी रेफरेंस दिया था, मैं इसको वापस यहां पर आई सी लिख रहा हूं, इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, जस्ट बिकॉज दोनों डायमीटर से पास हो रहे हैं, ये भी सेंटर से ही पास होगा, बट मैं इसको आई सी लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले वही टर्म यूज किया था। दैट मीन्स ये एक्सिस से जो अभी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस बोथ, इसको मैंने आई डी प्लस आई डी लिया। हमको फिगर आउट क्या करना है? हमको फिगर आउट करना है आई डी, किसी भी एक, दोनों में से किसी एक को फिगर आउट करना है। सो कहना है इसे आई सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई डी। बिल्कुल। अब आई सी का वैल्यू तो पता है मुझे, आई सी कितना होता है मेरा? आई सी होता है मेरा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई डी, विच मीन्स आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। सो अगर मेरा एक्सिस ऐसे पास होता है, यानी डायमीटर अलोंग विद द डायमीटर पासिंग फ्रॉम सेंटर, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम आर स्क्वायर। सो माय थर्ड केस, when my axis is passing along the diameter by passing through center, for this case rotating in any of the direction, clockwise or anti-clockwise, for that case my moment of inertia will be mr square by 2. in my last case, यानी कि जब हम ये एक्सिस से एक टेंजेंट लेंगे, जब हम इस प्लेन में एक टेंजेंट लेंगे, सो लास्ट केस मेरा कौन सा है? एक रिंग, दिस इज माई रिंग। सो दिस वॉज माई प्रीवियस एक्सिस, जब वो यहां से ऐसे पास हो रहा था along the diameter and passing through center. In this case it is not passing through center, in fact it is parallel to my previous axis.
दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं मेरे रिंग से टेंजेंट है, इस एक्सिस को लेंगे। और प्रीवियस जो एक्सिस था उससे कैसा है ये, पैरेलल। तो ये मेरा कौन सा केस हो गया, तो हमारा थर्ड केस जो था उसमें मेरा एक्सिस कैसे पास हो रहा था, ऐसे रिंग के सेंटर से अलोंग द डायमीटर। इस केस में ये अलोंग द डायमीटर तो होगा पर ये टेंजेंट होते हुए होगा, यानी ऐसे, यानी मेरा रिंग इसके आसपास कुछ ऐसे घूमेगा इस तरीके से। तो ये हमारा लास्ट केस है। सो इस केस के लिए इसको हम लेंगे आई डी, इसको हम लेते हैं आई नॉट। सो विल बी अगेन यूजिंग माई पैरेलल एक्सिस थ्योरम विच सेज दैट आई सी इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। सो यहां पर m रिंग का मास लेते हैं हम m, आई सी इस केस के लिए वो कितना हो गया, आई डी सेंटर ऑफ मास से जो पास होगा। सो आई कैन से दैट आई सी इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू, आई डी कितना लेंगे हम, आई डी लेंगे एम आर स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट h कितना लेंगे, h होता है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल एक्सिस। सो इस केस के लिए ये भी कितना होगा, ये भी होगा आपके रेडियस जितना ही। सो दिस कैन बी टेकन एज r। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल थ्री वैल्यूज व्हाट आई गेट इज i, जो मुझे फाइंड करना है, आई नॉट की जगह मैं सिर्फ i लिखता हूँ, ये i मुझे फाइंड करना है। i इज इक्वल टू आई सी, जिसको मैं आई डी भी लिख सकता हूँ, प्लस मास रेडियस स्क्वायर। आई डी का वैल्यू पुट करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, कितना था आई डी मेरा, एम आर स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। सो इफ वी टेक एम आर स्क्वायर कॉमन व्हाट आई गेट इज हाफ प्लस 1। सो एक और आधा अगर आप ऐड करोगे दैट विल बी 1.5 विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एम आर स्क्वायर इंटू 3/2। So my I for this case will be 3/2 mr square. So for my last case, that is when my axis of rotation is tangent to the ring and parallel to the axis which was passing diametrically from the center of mass। यानी कि रिंग के प्लेन में आपका एक्सिस है पर कैसे है, रिंग से टेंजेंट, ऐसे। पहले वाले केस में कैसा था, रिंग के सेंटर से पास हो रहा था। सो इसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला I इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। सो दिस आर माई 4 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ABCD लिखा है मैंने यहाँ पे। पहले केस में आपका जो रिंग होगा उसके सेंटर से आपका एक्सिस पास होगा, बट जिस भी प्लेन में आप रिंग को रख रहे हो, जैसे अभी फिलहाल मैंने इसको वर्टिकल प्लेन में पकड़ा है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गया, उससे होगा ये परपेंडिकुलर। यानी मेरा रिंग हॉरिजॉन्टल में है तो मेरा एक्सिस वर्टिकल प्लेन में, उसका उल्टा अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया, रिंग वर्टिकल प्लेन में, एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फर्स्ट केस। सेकंड केस, यहाँ से निकाल के अगर मैं इसको टेंजेंट रख देता हूँ, अगेन स्टिल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। अभी मेरा देखो रिंग है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक्सिस है वर्टिकल प्लेन में, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, रिंग वर्टिकल प्लेन में, एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बट टेंजेंट टू द रिंग। सेकंड केस। थर्ड केस, जब रिंग के सेंटर से पास होगा ये, यानी डायमेट्रिकली ऐसे, सेंटर से भी पास हो रहा है पर अलोंग द डायमीटर, यानी रिंग का और एक्सिस का प्लेन सेम है, दोनों वर्टिकल प्लेन में, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और लास्ट वाला केस जो अभी जस्ट हमने देखा कि जब रिंग के प्लेन में आपका एक्सिस हो, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा बट आपके रिंग के टेंजेंट हो, ये वाला केस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वाला केस। तो ये मेरे 4 केसेस हैं, चारों केसेस के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा।